हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो यूनिफिकेशंस हैं जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी। कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या किसी देश का आर्किटेक्ट आर्मी हो सकती है? ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। अभी तक हमने देखा था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो मिडिल क्लास लिबरल्स और लिबरल नेशनलिस्ट उठाते थे, उनका आइडिया रहता था या वो ऐसा चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बनकर आएँ, नेशनलिज्म की फीलिंग को ऊपर की ओर ले जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट सिंबल को या नेशनलिस्ट फीलिंग को हाईलाइट करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर सकें यूरोप में। कंजर्वेटिव्स ये देख रहे थे कि कंट्री फैली हुई है, वो यूनिफाइड नहीं है, कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। उन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, पॉपुलर सपोर्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें। जिन नेशनलिस्ट फीलिंग को लिबरल मिडिल क्लास के लोग शो करते थे उसे अब कंजर्वेटिव शो कर रहे थे। इसके दो क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, इटली और जर्मनी। जर्मनी में भी यही हुआ। जो कंजर्वेटिव लोग थे उन कंजर्वेटिव ग्रुप ने जर्मनी को यूनिफाई किया, मोनार्ची ने यूनिफाई करवाया है। वहीं दूसरा है इटली। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जर्मनी की बात करें तो सबसे पहले एक रिवॉल्ट हुआ था, या कह सकते हैं कि एक आवाज़ उठी थी। वो था 1848 का रेवोल्यूशन। 1848 के रेवोल्यूशन को प्रिज्यूम किया गया कि वो फेल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके लेकर गए थे मिडिल क्लास लिबरल्स, जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया था राजा ने। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के रिजेक्ट होने के बाद में जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, वो पर्शियन एम्पायर के अंडर में अलग अलग बटा हुआ था। जब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि जर्मनी को यूनिफाई कैसे किया जाए, तो वहाँ की कंजर्वेटिव रिजाइम थी या वहाँ के जो मोनार्च थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फ्रॉम देन पर्शिया टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उन्होंने कहा कि जर्मनी इस तरह से स्कैटर्ड वे में नहीं फैला रहेगा कि अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। जर्मन स्पीकिंग पीपल सभी जगह फैले हुए हैं पर यूनिफाइड नहीं है, एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रशिया के रूलर्स ने जिम्मेदारी ली और उस काम की ओर आगे बढ़ गए। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पूरे प्रशियन एम्पायर को एक करके जर्मन नेशन बनाएंगे। प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से वो यूनिफिकेशन के लिए एक स्टार्टर बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में 7 सालों तक लड़ाई लड़ी गई या वॉर हुआ, जिसमें 3 वॉर इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 वॉर लड़े गए। इसके बाद जर्मनी यूनिफाई हो गया। इन जनवरी 1871 आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन, कैसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर। जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद फ्रांस के वर्साइल्स में ओटो वन बिस्मार्क, लीडर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी ऑफिसर, हॉल ऑफ मिरर में जाते हैं और प्रोक्लेम्ड करते हैं कि यूनिफाइड जर्मन एम्पायर का राजा कैसर विलियम फर्स्ट है। प्रशिया में जिन मॉडर्न प्रिंसिपल को एडॉप्ट करने की कोशिश की थी, अब वो पूरे जर्मन एम्पायर में फैला। मॉडर्नाइज प्रिंसिपल में उन्होंने अपनी करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को लेकर आए। और जब इस तरह से जर्मनी मॉडर्नाइज हुआ, जिससे और दूसरे भी स्टेट इंस्पायर होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी इस तरह से मॉडर्न प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट कर सके।
यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड था, जैसे नॉर्थ में, सेंट्रल में, साउथ में और सर्डेनिया पिडमेंट वाला एरिया। सर्डेनिया के राजा विक्टर इमैनुअल टू ने सोचा कि क्यों ना इटली को यूनिफाई किया जाए। इटली को यूनिफाई करने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उस रीज़न का सर्डेनिया पिडमेंट वाले एरिया पर इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था। नॉर्दर्न पार्ट पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। सेंट्रल एरिया जो प्रेजेंट में इटली है, वहाँ पैपल स्टेट था। पैपल स्टेट मतलब रूल्ड बाय पोप, क्रिश्चियनिटी के हेड के द्वारा रूल किया जा रहा था। साउथ वाले एरिया को किंगडम ऑफ टू सिलिसीज कहा जाता है। यहाँ पर स्पेन के बॉनबॉन किंग रूल कर रहे थे। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इसमें। इटली की यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? ये 4 लोग हैं। हम समझेंगे कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया इटालियन यूनिफिकेशन में। इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे पहले गिस्यूपी मैज़नी, इन्होंने बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया और कोशिश की कि इनकी मदद से इटली को यूनिफाई किया जाए। उन्होंने प्रयास किया, भले ही वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रयास ने फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि देश को यूनिफाई करना है। वहीं दूसरा नाम आता है किंग विक्टर इमैनुअल टू का, जो सर्डेनिया पिडमेंट के रूलर थे, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि देश को यूनिफाई करवाना है। उन्होंने इसकी कमांड अपने चीफ मिनिस्टर कैवर को दी, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान थे। उनके फ्रांस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था कि एक प्रिंसली हाउस को हटाना है और दूसरे को लाना है या फिर डेमोक्रेसी लाना है। वो ना ही रेवोल्यूशनरी की कैटेगरी में आते थे और ना ही डेमोक्रेट्स की। बस ये था कि वो चीफ मिनिस्टर थे सर्डेनिया पिडमेंट के। विक्टर इमैनुअल टू ने इन्हें जिम्मा दे दिया कि लड़ भिड़ के किसी को हराना है, किसी को जीतना है, वो सब आपके ऊपर है। इटली को यूनिफाई करना है बस। फ्रांस की मदद लेकर नॉर्थ के ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया और उसे आज़ाद करा दिया। ये कंट्रीब्यूशन था चीफ मिनिस्टर कैवर का इटालियन यूनिफिकेशन में। नेक्स्ट आते हैं गिस्यूपी गैरिबेल्दी। इन्होंने भी इटालियन यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने साउथ में किंगडम ऑफ टू सिलिसीज के लोकल पीजेंट्स को अपनी तरफ मिला लिया और फिर रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, बॉन रूलर्स को हरा देते हैं और साउथ को भी जीत लेते हैं। सेंट्रल का पार्ट या पैपल स्टेट के रूलर्स ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ 1861 आते आते पूरा इटली यूनिफाई हो चुका था और विक्टर इमैनुअल टू को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। गिस्यूपी मैज़नी, कैवर और गैरिबेल्डी का इटली की यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल था। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अवेयर नहीं थे। इटालिया ला टेलिया एक शब्द होता है इटालियन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है इटली। उन्हें अपनी ही सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं पता थी कि इटली क्या है, उसे क्यों यूनिफाई किया जा रहा है। क्योंकि साउथ में गैरिबेल्डी का सपोर्ट अच्छा था, तो उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत ही कम थी। ओटो वन बिस्मार्क, आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। गिस्यूपी मैज़नी, फाउंडर ऑफ यंग इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, नॉट बाय सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। अचानक से कोई रेवोल्यूशन नहीं आया वहाँ पर और ना ही किसी तरह की कोई क्रांति हुई थी ब्रिटेन में। वो एक लॉन्ग ड्रॉन ऑफ प्रोसेस के द्वारा इवॉल्व हुआ है। ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम जिसे हम देखते हैं, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटिश आइल्स। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले वो देखते हैं।
बेसिकली ये एक आइलैंड कंट्री है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड है। ये 5 अलग अलग यूनियंस हैं या 5 अलग अलग जियोग्राफिकल एंटिटीज़ हैं, 5 अलग अलग स्टेट्स हैं। जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, उस यूनियन को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और ऐड हो जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब इन पांचों स्टेट को मिला लेते हैं तो ये ब्रिटिश आइल्स बन जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आइलैंड को मिलाते हैं तो ये आयरलैंड बनता है। ये था पॉलिटिकल कंपोजिशन कि कौन सा स्टेट मिलकर क्या बनता है। इन आइलैंड्स में कोई भी नेशन स्टेट का आइडिया नहीं था। यहाँ तो अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ रहती थी, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती थी। ट्राइबल कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ये कह सकते हैं कि अलग अलग एथनिक कल्चरल ग्रुप्स रहते थे। जैसे स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे उन्हें स्कॉटिश कहा जाता था, वो स्कॉट होते थे। इंग्लैंड में जो लोग रहते थे उन्हें इंग्लिशमैन कहते थे। वेल्श में रहने वाले लोगों को वेलिश कहा जाता था। आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते थे। इस तरह से सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी, जिनका कल्चर अलग होता था, जिनकी लैंग्वेज अलग होती थी। जब ये अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज वाले ग्रुप्स होते थे, ये सारे यूनाइटेड कैसे हुए, इन सभी ने मिलकर एक किंगडम, एक यूनियन कैसे बना लिया। इन सभी एथनिक ग्रुप्स में इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश को वो रिलेटिवली प्रॉस्परस होने लगे और पावरफुल होने लगे, क्योंकि उनके पास में पैसा आने लगा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते इन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, जिसकी मदद से अब वो ग्रो करने लगे थे। इंग्लिश ग्रुप के ग्रो करने के कारण अब इंग्लिश पार्लियामेंट पावरफुल हो रही थी, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। जब वहाँ की पार्लियामेंट पावरफुल हो रही थी तो उन्होंने प्रेशर बनाया। दे सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्ची 1688। तो 1688 में उन्होंने मोनार्ची से पावर छुड़ा ली, या ऐसा कह लीजिए कि मोनार्ची ने खुद अपनी पावर दे दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी पावर दी जाएगी तो रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। तो अब वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी। ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च आ गया था, जहाँ पर राजा रानी तो होते हैं लेकिन उनकी पावर को लिमिट कर दिया जाता है और सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। इस तरह से सबसे पहले इंग्लिश ग्रुप या इंग्लैंड वाला पार्ट पावरफुल हुआ। अब इंग्लैंड ने अपनी पावर्स को और टेरिटरीज़ को, बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने का विचार बनाया। जो आसपास के आइलैंड है उनको अपनी स्टेट्स में मिला लिया जाए। तो सबसे पहले उसमें स्कॉटलैंड को मिलाने का प्लान बनाया, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। कैथोलिक वे लोग जो पुराने समय से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कंजर्वेटिव थे। प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट अलग निकल कर आया, जिसके चलते क्रिश्चियनिटी की एक अलग ब्रांच निकली जो कैथोलिक को अपोज करते थे। इंग्लैंड वाला पार्ट था वो प्रोटेस्टेंट के द्वारा डोमिनेंट था, वहाँ प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी। वैसे ही आयरलैंड वॉज अ कैथोलिक डोमिनेंट कंट्री। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट पैसे वाले थे, जिसके कारण दूसरे आइलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को ये सपोर्ट देते थे, जैसे पॉलिटिकल और फाइनेंशियली तरीके से। इंग्लैंड ने स्कॉटिश गवर्नमेंट के साथ 1707 में एक एक्ट साइन किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके चलते इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्श मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये होती थी कि स्कॉटलैंड का जो लोकल कल्चर था, क्योंकि इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था और प्रोटेस्टेंट वाला फैक्टर भी था, द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड लॉस्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी। इन प्रॉब्लम्स को स्कॉटलैंड के लोगों को फेस करना पड़ रहा था। उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने की फ्रीडम नहीं थी। उनके ड्रेसिंग सेंस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। दे वर फोर्स टू बिहेव लाइक इंग्लिश मैन। उसके साथ में
उनकी लैंग्वेज के साथ में भी जस्टिस नहीं हो पाया, वो अपनी लैंग्वेज खोते चले गए। स्कॉटलैंड को लगता था कि दे वर सप्रेस्ड बाय इंग्लैंड, लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही थीं। केस ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड की बात करते हैं। अब आयरलैंड की बात करते हैं कि ये एक कैथोलिक डोमिनेंट कंट्री था। नॉर्दर्न आयरलैंड वाले पार्ट में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे और वो पावरफुल थे। ब्रिटेन सपोर्ट टू प्रोटेस्टेंट। ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को अपना सपोर्ट देता था, खासकर प्रोटेस्टेंट को वो सपोर्ट देता था, जिससे आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन जाए। आयरलैंड के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट के साथ जाकर मर्ज हो, वो अपना कल्चर अलग रखना चाहते थे। वॉल्फ टोर ने अपने यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ मिलकर 1798 में एक रिवॉल्ट किया। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं या जिसने रिवॉल्ट किया है, वॉल्फ टोर 1798 में रिवॉल्ट करते हैं। उन्होंने आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में जो मिलाने की कोशिश चल रही थी उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई और रिवॉल्ट किया, लेकिन वो रिवॉल्ट फेल हो गया। 1801 में एक एक्ट साइन किया गया जिसमें आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन एक ही यूनियन का पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली यूनाइटेड किंगडम इवॉल्व हुआ। अब एक नेशन तो फॉर्म हो चुका था, लेकिन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए ब्रिटिश फ्लैग जैसे यूनियन जैक, उसके बाद अपना नेशनल एंथम कंपोज किया गया जैसे गॉड सेव आवर नॉवल किंग। उसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को डोमिनेंस बनाया गया। दूसरी स्टेट की नेटिव लैंग्वेज पर इंग्लिश को थोपा जाने लगा, जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाई दे। धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी खोते चले गए और एक बड़ी आइडेंटिटी बन गई यूनाइटेड किंगडम की। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके लिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।